समुच्चय कैसे लिखा जाता है, समुच्चय के क्या क्या प्रकार होते हैं, समुच्चय के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। इस मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, केवल एक बार ही लिखी जाएगी। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो उसे क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, इसका मतलब होता है कि पूरक लिया गया। तो जब भी हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे तो दोनों समुच्चय के अवयव को लिखेंगे कंबाइंड करके, बस रिपीट नहीं करेंगे। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने जैसे क्लास 12th के लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी, वैसे ही क्लास 11th के लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर एक वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ चुके हो, तो आपको अब क्या चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और आपको देखना चाहिए आपका चैप्टर कितना तैयार है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास 11th का पहला टॉपिक। क्या है भाई? समुच्चय। ठीक है, क्लास 11th का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, समुच्चय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कैसे लिखा जाता है, समुच्चय के क्या क्या प्रकार होते हैं, समुच्चय के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं समुच्चय के बारे में। देखो, अगर कहीं आपसे बोला जा रहा है समुच्चय, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो मतलब वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का क्या कहलाता है, समुच्चय ही कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे, वस्तुओं का सुपरिभाषित, ध्यान देना सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चे, समुच्चय कहलाता है। जो भी हमारे पास अवयव होंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सुपरिभाषित, ठीक है, अच्छे तरीके से उसकी परिभाषा दी गई हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अब समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि समुच्चय की डिफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब इसके बाद समुच्चय को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो समुच्चय को दो तरीके से लिखते हैं, समुच्चय को दो तरीके से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। लिखने का तरीका क्या होता है भाई, दो तरीके का होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, तो ये कितने तरीके का होगा, दो तरीके का। दो तरीके का कौन सा, एक रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। एक रोस्टर फॉर्म में होगा और दूसरा क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो हम लोगों ने पहले समुच्चय की डिफिनेशन देखी, समुच्चय की डिफिनेशन फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या फिर सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब बात आती है एक समुच्चय को लिखते कैसे हैं। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है, जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी में। कौन कौन से, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग चेक करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करें, दो फॉर्म थे, एक रोस्टर का था, एक रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सारणीबद्ध तरीके से भी बोलते हैं, सारणीबद्ध। ठीक है, रोस्टर को रोस्टर भी बोलते हैं, रोस्टर को हिंदी में भी रोस्टर बोलते हैं और सेट बिल्डर को सारणीबद्ध तरीके से बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई बच्चे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो,
जो रोस्टर फॉर्म होता है ना, रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो कॉमा के थ्रू अलग अलग किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अब देखो कैसे हमें पता कि ये समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट लगेगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मजला ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आप लोगों को पता है, ब्रैकेट का नाम क्या है? हिंदी में मजला ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो रिपीट नहीं होंगी। इसके अंदर, इस मजले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, केवल एक बार ही लिखी जाएंगी। और उन्हें हम लोग क्या करेंगे? कॉमा के थ्रू अलग करेंगे। कॉमा के थ्रू अलग करेंगे। देखो कॉमा लगा है ना बीच में, तो ये क्या हो जाएंगे? 1 2 3 क्या हो जाएंगे? अव्यय हो जाएंगे। अव्यय किसके? समुच्चय ए के। समुच्चय ए के, समुच्चय ए के अव्यय क्या क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 समुच्चय ए के क्या है? अव्यय हैं। कुल कितने अव्यय हैं? कुल 4 अव्यय हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? सबसे पहले लिखेंगे कैसे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं चीजें उनको रिपीट नहीं करना। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और आती है कि यहां पे कुछ आपको नंबर्स दिए रहेंगे, वो पूछेगा वो नंबर समुच्चय से संबंधित है कि नहीं। संबंधित है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और नहीं संबंधित है उसको क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अगर संबंधित है तो ये वाला साइन यूज होता है, और अगर संबंधित नहीं है तो ये वाला साइन यूज होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि यहां पे देखो 1 संबंधित है किससे? ए से, सही बात है। 2 भी संबंधित है ए से, बट अगर हम लोग 6 बोले तो 6 से संबंधित नहीं है ना ए से। 6 क्या है? संबंधित नहीं है ए से, क्योंकि 6 इसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है तो 6 क्या है? समुच्चय ए से संबंधित नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब इसी को हम लोग अगर फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, फलन के रूप में लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, जैसे अभी भी समुच्चय सेम ही है, समुच्चय को हम लोग इधर लेके आ रहे हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां पे लिख दो एक्स लेस देन 5। क्लियर है बच्चे? अब मैंने यहां पे क्या नई चीज लिख दी? x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर से संबंधित है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। यहां n का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। जिस बच्चे को ये सब नहीं पता है वो जाके वीडियो चेक कर लेना, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे बताई गई। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्टार्ट होती हैं 1 से एंड अप टू इंफिनिटी तक जाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे करते हुए इंफिनिटी की साइड जाएगी। तो यहाँ पे नंबर्स अगर हमें बोला जाए x लेस देन 5, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4, 4 ही होंगे, यही 4 होंगे, 1 2 3 4। तो अगर कहीं x के फॉर्म में लिखा गया है, x सच दैट x, इस टाइप का कोई फंक्शन लिखा गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर कहीं सिर्फ नंबर्स लिखे गए हैं और उन्हें कॉमा के थ्रू अलग किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चे, यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने दो चीजें देख ली, समुच्चय की डिफिनेशन देख ली। ठीक है, समुच्चय की डिफिनेशन देख ली, उसके बाद समुच्चय लिखा कैसे जाता है वो देख लिया। अव्यय देख लिए। अव्यय किसे कहते हैं? जो समुच्चय के अंदर लिखे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स, या फिर समुच्चय के प्रकार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स या फिर समुच्चय के प्रकार, या फिर समुच्चय के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम टाइम पे भी देख रहे हो ना ये वीडियो, अगर एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख रहे हो, जैसे अभी अर्धवार्षिक वाला पेपर होने वाला है, ठीक है, आपका अक्टूबर में लगेगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर आखिरी में,
तो आप अगर वन शॉट वीडियो देख रहे हो ना तो आपका काम हो जाएगा, पूरा पेपर की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है बच्चे, तो टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार। अब हम लोग इसमें देखेंगे समुच्चय के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रकार होते हैं देखो। सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय। इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, और कहीं पे वाइड बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा समुच्चय अगर देख रहे हैं तो दूसरा समुच्चय क्या कहलाएगा, सिंगलटन या फिर एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या फिर हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंगल टन। ठीक है, ठीक है बच्चे, एकल समुच्चय, सिंगल टन। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित। ठीक है, परिमित। फिर इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अपरिमित। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर बोले समान समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्वल, और ये आखिरी में इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, ठीक है, इसको समान समुच्चय नहीं बोलेंगे, संभारिक जैसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुल इतने समुच्चय होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो समुच्चय होते होंगे। ठीक है, तो उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपको बस इतने ध्यान देने हैं। ठीक है, पहला क्या है, रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट। रिक्त समुच्चय का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है बच्चे, एकल नाम से ही पता चल रहा है, एकल का मतलब होता है एक, तो एक का मतलब होता है सिर्फ एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो उसे क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे। परिमित, परिमित का मतलब क्या होता है कि हम लोग काउंट कर पाए, लिमिटेड सोर्सेस। परिमित का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। तो परिमित का मतलब क्या होता है कि ऐसे समुच्चय जिसके एलिमेंट्स परिमित हो, जिसके एलिमेंट क्या हो, हम लोग काउंट कर पाए। ठीक है, अपरिमित का मतलब डॉट डॉट जिसके अंदर लगा हो। समान का मतलब होता है, समान का मतलब क्या होता है कि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या सेम हो, प्लस दोनों समुच्चय के एलिमेंट भी सेम हो। मतलब कि जो ए समुच्चय है वही बी होना चाहिए। क्लियर है। और आखिरी में आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब यह होता है कि जो दोनों समुच्चय लिखे गए हैं उसमें सिर्फ अवयवों की संख्या समान होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो अवयव लिखे गए वो भी समान हो, सिर्फ अवयवों की संख्या समान होगी। ठीक है, अब इनकी हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अगर कहीं नल लिखा है या फिर वाइड लिखा गया तो इसका मतलब क्या है कि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। या फिर इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, फाइव। फाइव ही हमारा क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। फाइव ही हमारा क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। सिंगल या फिर एकल समुच्चय, इसका मतलब है कि कोई इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाए, इसी फाई को समुच्चय के अंदर लेके जाएंगे तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चे, एक एलिमेंट कहलाएगा तो एकल समुच्चय में जाएगा। फिर हम लोग परिमित देख रहे हैं। परिमित का मतलब होता है कि कोई ऐसा समुच्चय जिसमें हम लोग काउंट कर पाए, जैसे 1 2 3, या फिर बहुत सारे लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ए बी सी, इसके आगे भी लिख सकते हो। अब इसकी आप परिमित का बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू 1 2 3, उसके आगे डॉट डॉट लगा दो। जहां भी आपको डॉट डॉट दिख जाए वो क्या कहलाएगा, समुच्चय अपरिमित कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें आप लोग काउंट कर पाए वो परिमित कहलाएगा। इसके बाद समान है। अब देखो, समान समुच्चय जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए ना, दो क्वांटिटी होनी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। तो यहां पे हम लोग दो सेट मानेंगे, मान लेते ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3, या फिर 2 3 1। हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि जो समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं,
और उनको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे हम लोग यहाँ पे 2,3,1 लिखा है और ऊपर 1 2 3 लिखा है, तो दोनों समान ही है, दोनों समान ही है। ठीक है बच्चे, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? इक्वल समुच्चय कहलाएंगे, या फिर क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। तो ए और बी आपस में क्या है? समान है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस में। अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है और बी इज इक्वल टू क्या दिया है भाई? ए कॉमा बी कॉमा सी, तो जो ए और बी है ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस। ठीक है बच्चे, ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस समुच्चय कहलाएंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो एक बार देख लो, ठीक है, और इसको लिख लो आराम से। सारे समुच्चय के प्रकार यहीं पे लिखे गए हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बाकी जो है क्वेश्चन जैसे बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से थ्योरी का पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो आपको बता दी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है बच्चे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला है भाई? यहां पे देखो, एक समुच्चय है, पहली चीज उन्होंने डिफिनेशन से ही पूछ ली है, परिभाषा से ही पूछ ली है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि एक समुच्चय, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ये आपसे बोर्ड में भी पूछेगा। ठीक है, ये आपसे ऐसे ही एज इट इज बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, तो एक समुच्चय है, वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का चुनाव, सुपरिभाषित। जहां भी सुपरिभाषित लिखा है वही होगा। ठीक है बच्चे, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है बच्चे, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखें। अब इन्होंने बोला है x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 10 है, का सारणीबद्ध रूप बताइए। का सारणीबद्ध रूप बताइए। ठीक है, सारणीबद्ध नहीं होना चाहिए, यहां पे रोस्टर फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? यहां पे x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक है और x स्क्वायर क्या है? 10 से छोटा है। पहले तो आपको पूर्णांक पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है भाई? देखो, पूर्णांक जो होता है 3 तरह के होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 3 तरह के। एक होता है धनात्मक, और फिर 0, और फिर ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब ये होता है कि 1 2 3 ऐसे करके, और 0 का मतलब होता है सिर्फ 0, और ऋणात्मक का मतलब होता है -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है? धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई साहब ये दो तो हट गए। जैसे ही उसने बोला धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो दो हट गए पिक्चर से, सिर्फ ये वाला हमें लेना है, धनात्मक पूर्णांक। अब आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर लेस देन 10। अब इनका स्क्वायर करो और वहीं तक नंबर से लेने हैं जहां पे 10 से छोटी वैल्यू आए। तो यही तो 3 नंबर है, 1 2 3। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16। तो 10 से ज्यादा हो जाएगा 16, तो बचा क्या? 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है बच्चे, कैसे आ रहा 1 2 3? आपके सामने ही है। ठीक है, पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, 0, ऋणात्मक। आगे बढ़े हम लोग। अब इन्होंने बोला है कि यदि ए इतना है 2 4 5 6, अभी आपसे बोला था ना, पीछे थ्योरी में बताया था कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्वेश्चन आपसे पूछता है, या तो ऐसे पूछ लेगा या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछेगा। ठीक है, रिक्त स्थान देके भरेगा, रिक्त स्थान देगा और पूछेगा इसमें बताओ कौन सा साइन यूज हो रहा है, बिलोंग्स टू का यूज होगा कि नॉट बिलोंग्स टू का यूज होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात?
अब इन्होंने बोला है 2 4 5 6 एक समुच्चय है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है? देखो ये जो लिखा है ए डैश, ये आगे हम लोग देखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। इसका मतलब होता है कि पूरक लिया गया। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, पूरक होता है, ठीक है। तो ये तो आगे का पार्ट है। अब इसमें देखते हैं 6 बिलोंग्स टू ए, जी बिल्कुल सही है। 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। हमें क्या पूछा, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, बी सत्य है ना, बी सत्य है, क्योंकि 6 ऊपर है, 6 ऊपर है। बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि 6 ऊपर है ना, और ये नॉट बिलोंग्स टू का लगा है मतलब कि ये ऊपर नहीं है, बट इसका उल्टा है, ऊपर है, ठीक है बच्चे। तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अब इन्होंने ये बोला है कि एक समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय परिभाषा से ही पता है कि इसके अंदर कोई भी अव्यय नहीं होगा। तो ढूंढो भाई कौन सा है, इनमें से दो या दो से अधिक अव्यय गलत है, इनमें से कोई अव्यय नहीं है, ये आपका बी फिर से सही हो गया, बी करेक्ट है, इसमें कोई अव्यय नहीं है। रिक्त समुच्चय का क्या मतलब है, इसमें कोई अव्यय नहीं है। आगे देखते हैं। समुच्चय ए का गुण प्रकटीकरण रूप है, तो एक्चुअली ये सेट बिल्डर फॉर्म के लिए पूछ रहा है, सेट बिल्डर के लिए पूछ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब बोला है कि इन्होंने ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसके बाद डॉट 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 लगाए, मतलब कि इनफाइनाइट की साइड हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट की साइड। तो x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 होती है, उनका स्क्वायर करो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 के बाद 4 आना चाहिए था, फिर 9 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 2 3 भी है, तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। x एक प्राकृतिक संख्या है, जी हाँ बिल्कुल सही है, एक प्राकृतिक संख्या है, पहला गलत है। और यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखी गई है, तो ये भी गलत है। पूर्ण संख्या बता देते हैं क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर। पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है, होल नंबर, और ये स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। x इस प्रकार है कि 10 से छोटा एक धन पूर्णांक है और एक विषम संख्या है, ठीक है। 10 से छोटा एक धन पूर्णांक है, अभी बताया था धन पूर्णांक जो है 1 से स्टार्ट होगा, और इन्होंने क्या बोला है 10 से छोटा, 10 से छोटा तो 1 से लेकर 9 तक। अब उसमें भी कंडीशन है सम और विषम की, सम और विषम की। इन्होंने क्या बोला है, विषम संख्या पूछी है, तो विषम संख्या क्या होंगी 10 से छोटी, 1 3 5 7 9, यही तो। अब इन्हीं को सेट के अंदर लिख दो, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगर ये विषम कंडीशन नहीं दी होती तो हम लोग 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर से लिखते, 1 2 3 4 5 ये भी लिखते, बट इन्होंने कंडीशन दे रखी तो हमने विषम वाली संख्या लिखी, ठीक है बच्चे। क्लियर है, आसान है, समुच्चय आसान है, बिल्कुल आसान, ठीक है। मैथ वैसे भी आसान होती है। अब इन्होंने बोला दिया है कि n इतना, तो n का वह उप समुच्चय b लिखिए जिसके अव्यय x प्लस 2 द्वारा निरूपित होते हैं, जहां x बिलोंग्स टू n है, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है उप समुच्चय। क्या यूज हो रहा है, उप समुच्चय, उप समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोग उप समुच्चय देख लेते हैं, उप समुच्चय क्या होता है। देखो बच्चे, अगर कोई सेट दिया गया a इज इक्वल टू 1 2, तो जो a का उप समुच्चय होगा, a का उप समुच्चय होगा, उसका 2 की पावर n, यहां पे n टोटल कितने हैं 2, n का मतलब है टोटल कितने अव्यय हैं, तो यहां पे n कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2, तो ये कितना आएगा 4। तो मतलब टोटल समुच्चय कितने आएंगे, टोटल उप समुच्चय कितने आएंगे 4। अब वो कौन से 4 आएंगे वो देखते हैं हम लोग जरा। सबसे पहले 5 आता है, फिर इन्हीं को अलग अलग कर लो, फिर इन्हीं को साथ में लिख लो, ठीक है बच्चे। सबसे पहले 5 लिखना है, 5 लिखना है,
फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर दोनों को साथ में ले लो, जो दिया रहेगा उसी को हम लोग साथ में लिख लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा उप समुच्चय कहलाएगा। तो ए के कितने उप समुच्चय हैं, 4। अब ये पूछा है कि ऐसा आपको समुच्चय बताना है जहां बी लिखिए जिसके अब x प्लस 2 हो, मतलब कि ये सारी वैल्यू किसकी दी गई हैं, ये सारी वैल्यू x की दी गई हैं, इसी में 2 ऐड करते जाओ, 2 ऐड करते जाओ, तो हमारा कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b की वैल्यू लिख लो भाई। तो b का मतलब क्या है, इन्हीं नंबर्स को 2 बढ़ा के लिख लो, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आएगी y की, 3 आएगी, क्योंकि 2 ऐड करोगे ना यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 ऐड करोगे, कितना आएगा, 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 यहाँ पे 4 5 6 ऐसे करते हुए जाएंगे, और यहां पे आखिरी वाला नंबर कितना है, 100। जब 100 में हम लोग +2 करेंगे तो कितना आएगा, 102, बस, ठीक है। तो बी वाला समुच्चय क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आखिरी वाला नंबर 102। 102 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, 2 ऐड कर रहे हैं, ये खुद बोला है ना, x + 2। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, यहां तक आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन ये भी है कि मान लीजिए x इतना है और x के किसी सदस्य को निरूपित करता है, ठीक है, करने दीजिए। तो निम्नलिखित को समुच्चय रूप में व्यक्त कीजिए, n 4 से अधिक है, ठीक है, n क्या है, 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो हमें कोई ऐसा समुच्चय लेना है जो 4 से अधिक हो। तो b का लिखना है 4 से अधिक, 5 और 6 दो ही तो आ रहे हैं, 4 से अधिक दो ही तो समुच्चय आ रहे हैं, 5 और 6, ठीक है बच्चे, दो ही तो उप समुच्चय आएंगे, 5 और 6। इन्होंने यहां पे बोल रखा है ना n 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक इसमें जाओ और ढूंढो कितने नंबर हैं, 5 और 6, तो हमने 5 और 6 को रख लिया, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोला है कि मान लीजिए कि x 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर दिए गए हैं, तो n x के किसी सदस्य को निरूपित करता है, जैसे पीछे बताया था वही, x ऊपर से ही वैल्यू लेनी है, ठीक है, जो समुच्चय दिया गया उसी में से लेनी है। क्या बोला है भाई आगे, तो निम्नलिखित को समुच्चय रूप में व्यक्त कीजिए, n + 5 = 8, n + 5 = 8, मतलब कि n की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है। क्या बोला, मान लीजिए इतना nx किसी के सदस्य को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित को समुच्चय रूप में व्यक्त कीजिए, n + 5 = 8, तो n की वैल्यू आपको रखनी है जिससे 8 आ जाए। तो अगर n + 5 = 8 है तो n = कितना आएगा, 3, तो एक ही तो समुच्चय आएगा, एक ही तो उप समुच्चय आएगा, 3 ना, n की वैल्यू रखोगे तो एक ही तो आएगा, 3 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे n + 5 = 8 है, n की वैल्यू कितनी आई, 3, और यहाँ पे हमने रखा तो n की वैल्यू ये रही 3, तो ये एक इसका उप समुच्चय होगा ना, इसका उप समुच्चय होगा ना ये वाला, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है बच्चे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बस समझना है, सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि सत्य है असत्य है, ठीक है, यहां पे कुछ और भी चीजें आ रही हैं, ये किसका साइन है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक होता है यूनियन, यूनियन यूनियन में हम लोग यू का साइन बनाते, और एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम लोग उल्टा यू को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ए दिया गया है, बेसिक से समझो, ए दिया गया है 1 2 3 और बी दिया गया है 3 4 5, तो जब भी हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे तो दोनों समुच्चय के अवयव को लिखेंगे कंबाइंड करके, बस रिपीट नहीं करेंगे। वापस से रिपीट कर रहे हैं, जब भी हम लोग ए यूनियन बी लिख रहे होंगे तो दोनों समुच्चयों के अवयव को कंबाइंड करके लिखेंगे, बस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कंबाइंड करके, तो 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों समुच्चयों में जो कॉमन पार्ट है
दोनों समुच्चयों में जो कॉमन पार्ट है उसी को हमें लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग कर रहे हैं तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन अव्यय है, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो कॉमन अव्यय कौन से हैं भाई? एक ही है, 3। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। मान लीजिए कि आर और एस निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित समुच्चय हैं। आर और एस दो समुच्चय दिए गए हैं। y बिलोंग्स टू जेड, और यहां पे क्या बोला है, x इस प्रकार है कि 2 से भाज्य है। y बिलोंग्स टू जेड, y 3 से भाज्य है। y 3 से भाज्य है। ठीक है, तो आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 5 होगा। बेसिकली अगर हम लोग इसको हटा दें तो ये कह रहा है x 2 से भाज्य है। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो 2 का मल्टीपल ही तो होगी। जैसे मान लेते हैं 4, 4 2 से विभाजित है। अगर 4 2 से विभाजित है तो 2 का मल्टीपल ही तो है 4, 2 का गुणक ही तो है 4। सिमिलर अगर हम लोग कोई संख्या 3 से भाजित है, 3 से भाज्य, 3 से भाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? जो 3 की मल्टीपल होंगी। 3 6 9 12, यही सारी संख्याएं तो होंगी ना। अब जरा ध्यान देना, इन्होंने बोला है कि 5, तो बेसिकली ये कह रहा है कि 3 और 2 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 2 दोनों से भाज्य है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, 6 ये 2 से भी कट जाएगी और ये 3 से भी कट जाएगी। तो जब हम लोग आर इंटरसेक्शन एस लिख रहे होंगे तो ये 5 तो नहीं आएगा ना। 6 के जो मल्टीपल वाले नंबर्स आएंगे वो आएंगे 6 12 18। क्लियर है बच्चे? तो ये क्या है, असत्य है। 5 नहीं हो सकता। 5 क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। इंटरसेक्शन में वो नंबर्स आएंगे जो दोनों के क्या कहते हैं, दोनों नंबर से कट जाए, वे संख्याएं आएंगी जो दोनों से कट जाए। बेसिकली एलसीएम निकाल लें, 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे 6 आएगा। तो 6 के मल्टीपल वाले नंबर्स क्या होंगे, वो इसके आर इंटरसेक्शन एस में आएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये असत्य हो जाएगा। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इतने के अव्यय नहीं है। देखो, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा तरीका ये भी पूछ सकता है ना, 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, या फिर इन्हीं के निगेटिव वाले। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है बच्चे, तो इन्होंने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इतने का अव्यय नहीं है। तो ढूंढ लेते हैं। जो नंबर्स यहां पे लिखे गए वो इधर नहीं लिखने होने चाहिए। तो भाई क्या नहीं है, 5। 5 दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा है। तो 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 समुच्चय में नहीं है। तो 5 समुच्चय में नहीं है तो बिलोंग्स भी नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ जी, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि देखो, डिफिनेशन समुच्चय की क्या थी, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब इन्होंने बोला है कि आपको ढूंढना है कौन सा समुच्चय नहीं है। देखो, पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय, पूरा पुस्तकालय है, उसमें जितनी भी किताबें हैं उनका समुच्चय ले लो तो सारी किताबें आ जाएंगी। ठीक है। दुनिया में सभी कारों का समुच्चय, बगीचे में सभी पेड़ों का समुच्चय, स्टोर में रखे हुए सभी प्रकार के फलों का समुच्चय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पेड़ों का, कारों का, किताबों का, स्टोर में रखे हुए सभी प्रकार के फलों के समुच्चय। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ढूंढना है कौन सा समुच्चय नहीं है। देखो, किताबें क्या होती है, इन्होंने बोला है कि पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय, तो पुस्तकालय में सभी क्या होंगे, किताब होंगी। अब यहां पे कारों का समुच्चय, सभी कारों का बोला है। ठीक है, इन्होंने बोला है
कि सभी कारों का, और इन्होंने बोला है सभी पेड़ों का, और रखे हुए सभी प्रकार के फलों का, सभी प्रकार के फलों का। देखो पुस्तकालय में जो किताबों का समुच्चय होगा, पुस्तकालय में जो किताब होंगे वो अलग अलग प्रकार की होंगी ना, जैसे कोई मैथ्स की हो गई, कोई फिजिक्स की हो गई, या फिर कोई अकाउंटेंसी की हो गई, कोई बीएसटी की हो गई, ठीक है, कोई इकोनॉमिक्स की हो गई, तो अलग अलग किताबें होंगी। तो इन्होंने सभी नहीं बोला है, इन्होंने बोला सिर्फ पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय। अभी इन्होंने बताया नहीं कौन सी किताबों का समुच्चय, कौन सी किताबों का समुच्चय ये नहीं बोला है। अगर सभी बोलता तो सारी किताबें आ जाती, इन्होंने बोला पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय, ठीक है। और बाकी सब में देखो यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या वर्ड है? सभी। सभी, तीनों में कॉमन पार्ट क्या है? सभी। मतलब कि कितने भी टाइप्स के हों लेकिन हमको लेने हैं सभी का समुच्चय, ठीक है बच्चे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ये समुच्चय नहीं है। अगर किताबों के सामने लिखा होता सभी किताबों का समुच्चय तो सही हो जाता। क्लियर? कभी कभी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कॉमन टर्म भी ढूंढना होता है, कॉमन पार्ट भी ढूंढना होता है। जैसे इसमें सभी सभी कॉमन आ रहा है, सभी सभी इसमें सब में तीनों में आ रहा है ना, तो ये तो तीनों हो नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन जरा बताओ। यहां पे बिलोंग्स का साइन है कि कौन सा बिलोंग कर रहा है। आप देख लो, ये जो नंबर्स आगे लिखे गए हैं ऊपर है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। 2168 है, 21 निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? 8 भी तो नहीं है, कौन सा सही है? अच्छा कुछ गलत दे दिया है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे ना आप एक पे नॉट बिलोंग्स टू का लगा दो, क्योंकि ये तो 6 8 तो इसमें है ही नहीं। या तो यहां पे नंबर चेंज कर लो, या तो नॉट बिलोंग्स टू, तो ये वाला साइन लगा दो इस पे, 1 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो ये फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि 2 ऊपर दिया गया है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा चेंज कर लो तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। अब इन्होंने बोला ई सभी अवयवों को सारणीबद्ध कीजिए यदि ई एक सप्ताह का दिन है जो अंग्रेजी लेटर टी से आरंभ होता है, तो टी से आरंभ होने वाले वीक में कितने दिन होते हैं? एक तो ट्यूसडे होता है और एक थर्सडे होता है। एक क्या होता है? ट्यूसडे होता है, एक थर्सडे होता है। और इन्होंने बोला क्या है? ई सभी अवयवों को सारणीबद्ध कीजिए यदि ई एक सप्ताह का दिन है जो अंग्रेजी लेटर टी से आरंभ होता है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? थर्सडे। बस दो ही तो हैं, दो ही तो दिन होते हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे। उसके बाद बाकी किसी में टी से स्टार्ट नहीं होता, तो ये दो हो जाएंगे एलिमेंट इसके। ठीक है, अगला अगला क्या बोला इन्होंने? अगले में इन्होंने क्या बोला है कि समुच्चय डी को सारणीबद्ध रूप से लिखिए। डी का गुणज है और 10 और 20 के बीच में, तो मतलब आपको 3 का पहाड़ा पूछ रहा है, 3 की टेबल आपको आनी चाहिए, और 3 की टेबल के वे अवयव लेने चाहिए जो 10 और 20 के बीच में है। तो 10 और 20 के बीच में कौन से होंगे? 12 15 18, यही 3 तो होंगे, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 15 18, क्योंकि 12 से कम ना होता है और 18 से ज्यादा 21 होता है 3 के मल्टीपल में, तो इन्होंने बोला 10 और 20 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला क्या क्या बोला है? हाँ, x 2 का गुणज है और 10 से छोटा है। 2 का गुणज, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 का गुणज और 10 से छोटा, तो 2 4 6 8। 10 से छोटा तो 10 से आगे हमें जाना ही नहीं है, 2 से लेके 8 तक जाना है। अब इन्होंने बोला है 2 4 6 8 बिलोंग्स टू ए। देखो ये यहां पे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट ये। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने बोला है कि 2 4 6 8 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है, सही बात। अच्छा इसमें क्या बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत? ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो बेसिकली ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा 0,
जीरो इसमें नहीं आ रहा। एक सेकेंड एक सेकेंड, 2 का गुणज है और 10 से छोटा है, 10 से छोटा। एक्स सच दैट एक्स 2 का गुणज है और 10 से छोटा है, तो 10 से छोटे में तो निगेटिव वाले नंबर्स भी तो आएंगे, तो 10 से छोटे वाले में निगेटिव वाले भी नंबर्स तो आएंगे। तो ये 0 -2 -4 ऐसे करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला 0 2 4 6 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, गलत है क्योंकि बिलोंग्स टू ए आएगा। अगर ये बोलता, एक चीज यहाँ पे शायद मिसिंग है, यहाँ पे ये वर्ड लिखना चाहिए, x बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अभी आपका ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये होना चाहिए, तो अब ये वाला हट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा। ठीक है, इतना और ऐड कर लो इसमें, x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 2 3 से स्टार्ट हो गई, तो पहला ट्रू, 0 नहीं आएगा तो ये फॉल्स। 1 नॉट बिलोंग्स टू ए, सही बात है, 1 ए में नहीं आएगा क्योंकि 2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणज ले रहे हैं। 2 4 6, सही बात है, ट्रू है। 2 4 6 8 बिलोंग्स टू 8, ये भी ट्रू है। और आखिरी वाला 2 3 4 5, ये भी ट्रू है। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा है ना, तो मतलब कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो समुच्चय है, ये जो उप समुच्चय है, वो इसके नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 5 7 9 ए से संबंधित नहीं है। तो एक ही फॉल्स निकला इसमें, सेकेंड वाला, बाकी सारे ट्रू है। ठीक है, आप ये बना लेना और ये ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगले पे आए। अब इन्होंने बोला है घात समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट, पावर सेट। चलो भाई, पावर सेट, पावर सेट, इसका घात समुच्चय क्या होगा, इसका घात समुच्चय क्या होगा। पावर सेट का मतलब ये होता है कि जो उप समुच्चय होते हैं, पावर सेट अगर कहीं लिखा है पावर सेट, तो ये होता है उप समुच्चयों, उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय। सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उप समुच्चय लिख लेंगे, उन्हीं को समुच्चय के अंदर कर लेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो यहां पे क्या लिखा गया, ए। ठीक है, तो इसका जब हम लोग उप समुच्चय लिख रहे हैं तो क्या आएगा, उप समुच्चय लिखेंगे तो क्या आएगा, एक तो फाई आएगा और दूसरा क्या आएगा, ये खुद ही समुच्चय आ जाएगा, यही तो आएगा, एक तो फाई आएगा, एक तो ये खुद समुच्चय आ जाएगा। और फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, खाली से भी लिखते हैं ना, खाली समुच्चय से। अब इन्हीं को अगर हम लोग ब्रैकेट में रख दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि हम लोग पावर सेट की डिफिनेशन क्या होती है, पावर सेट की डिफिनेशन क्या होती है, उप समुच्चयों का समुच्चय। जितने भी उप समुच्चय आ रहे हैं उन्हीं को समुच्चय के अंदर रख लो, तो क्या कहलाएंगे, सारे पावर सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाइए जरा। क्या क्या गिवन है, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, तो कौन सा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। आपसे क्या पूछ रहा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, आपसे ये पूछ रहा है सार्वत्रिक समुच्चय। देखो, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि जो समुच्चय दिए गए उन सबको कंबाइन करके उसमें आना चाहिए, मतलब वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक अगर इंग्लिश में देखें तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जो हमें नोन है वो तो है ही है, जो अननोन है वो भी चीजें उसमें आनी चाहिए।
ठीक है बच्चे, तो देख लो जिसमें ए बी सी तीनों आ रहा होगा वही क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो क्या क्या दिया गया, 1 2 3 4 0, सबसे पहले 1 2 3 ढूंढो, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ ये आना चाहिए। जीरो, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, एक में जीरो दिख रहा है तो ऑप्शन बी, ए बी सी, जिसमें तीनों आ जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5 6, और 6 से ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट में बस कंडीशन ये है कि जो ए बी सी है वो होने चाहिए, उसके अलावा क्या चीजें हैं उसे हमें लेना देना नहीं, ठीक है, या तो उसके इक्वल हो जाए या तो उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, उचित उपसमुच्चय होंगे। देखो उचित का मतलब होता है प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। इसका एक फार्मूला होता है, प्रॉपर सबसेट का एक फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या होता है, टोटल उप समुच्चयों की संख्या, टोटल सबसेट की संख्या, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और अगर उसमें से एक हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। तो ये फार्मूला देख लो प्रॉपर सबसेट का, 2 की पावर n माइनस 1। यहां पर देख लो इन्होंने क्या बोला है कि कुल कितने उप समुच्चय हैं उन्हें लिखें। कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, 3 है, और वे कितने हैं, 3 है, तो यहां पे रख लो 2 की पावर 3 माइनस 1, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 7। ठीक है बच्चे, टोटल कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है कि उचित उपसमुच्चय का अव्यय नहीं है। अच्छा, अब यहां पे आपको लिखना भी है। अभी देखो फार्मूला अलग चीज है, फार्मूला तो अलग चीज है, बट आपको लिखना भी है, उसको दिखाना भी कौन से उचित उपसमुच्चय हैं। तो आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं। सबको पता है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 आएगा, ये कितना आएगा, 7। टोटल उपसमुच्चय कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर एक इसका हमें क्या लिखना है, उचित उपसमुच्चय, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर इनका अलग अलग आएगा 1 2 3, फिर पेयर आएगा। पेयर का मतलब क्या, 1 2 सॉरी 1 2, अरे यार एक काम करो, एबीसी की जगह 1 2 रख लो, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं ये करेक्ट करता हूं। चलो भाई वापस से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर दो दो का पेयर बनेगा, ए कॉमा बी आएगा, फिर बी कॉमा सी आएगा, ठीक है, फिर ए कॉमा सी आएगा। ठीक है बच्चे, ए कॉमा सी आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। अब देखो उप समुच्चय जब लिख रहे थे तो दो दो का पेयर बनाने के बाद एक आखिरी में क्या करते थे, जो समुच्चय दिया रहता था उसको कॉपी करते थे, यही तो करते थे। जब हम टोटल उप समुच्चयों की संख्या लिखते थे, टोटल उप समुच्चयों की संख्या इसके लिए कितनी आएगी, 8 आएगी। तो आखिरी वाला जो लिखते थे, जो यहां पे समुच्चय लिखा गया ए बी सी, इसको भी लिखते थे। बस उसी को अगर हम लोग हटा दे रहे हैं, उसी को अगर हटा दे रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंट होता है प्रॉपर सबसेट में और टोटल उप समुच्चय में। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि हम लोग जो आखिरी ये लिखते हैं जो दिया रहता है उसी को बस हटाना होता है। ठीक है बच्चे, अब ढूंढ लो ये सारे, अगर इसमें जिसमें दिए गए होंगे वैसे ही है। इन्होंने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय देने को उचित, यहां पे डी तो है ही नहीं, डी कैसे हो सकता है, डी है ही नहीं। इसमें देखो ए बी सी डी है, इसमें ए बी सी है, तो जब डी नहीं है तो कैसे हो जाएगा, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। ए बी है, देखो ए बी यहां कहीं लिखा होगा, ए बी लिखा गया है, ए रहा, और ये जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय इसी को तो बोलते हैं फाई को। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, ये दिया गया है कि हाँ, इसमें क्या क्या ढूंढना है आपको, इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढना है और यूनियन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो,
और यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के नंबर्स को कंबाइंड करके लिखना है बट रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी में जा रहे हैं, दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन पार्ट हमें 4 5 दिख रहा है, तो 4 5 लिख दो। फिर यूनियन में जा रहे हैं, तो दोनों के नंबर्स लिखने हैं, दोनों के नंबर्स कंबाइन करके लिखने हैं बट रिपीट नहीं करने हैं। तो यहां पे कहां तक नंबर दी गई, 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 5। इसके आगे ये नंबर से लिख लो 6 7 8। क्लियर है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों आपके प्यारे से आंसर हो जाएंगे। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आपको डिफिनेशंस पता है, अगर आपको परिभाषा पता है, रूल्स पता है, तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये U का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हिंदी में सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय। और ए दिया गया ABC, तो ए यूनियन 5। जब भी हम लोग ए यूनियन 5 लेते हैं तो ये हमेशा ए आता है। कुछ बेसिक से टर्म है, ये आपका ए आएगा, और अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन 5 लिख रहे हैं तो ये 5 आता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अब यहां पे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया भाई। ये तो ए आ रहा है, तो ए क्या है, ABCD, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ABCD। ठीक है, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। ठीक है, 5 नहीं आएगा, ABCD आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ABCB A-B। अच्छा, ये डिफरेंस है, अंतर है, दो समुच्चयों का अंतर है, दो समुच्चयों का अंतर है। क्या होता है भाई, वो भी थोड़ा सा देख लो। दो समुच्चयों का अंतर, जब भी दो समुच्चय लिखे गए होते हैं ना, हमें फोकस किस पे करना होता है, आगे वाले समुच्चय पे, जिससे हम लोग माइनस कर रहे हैं उसी समुच्चय पे ध्यान देना होता है। देखो समुच्चय ए, जैसे A-B लिख रहे हैं तो समुच्चय ए पे हमें फोकस करना है। समुच्चय ए से बी के अवयव को बस हटा दो। वापस से रिपीट कर रहे हैं, समुच्चय ए में से बी के अवयव हटा दो तो वही A-B हो जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता बी में कितने सारे अवयव। देखो A-B कर रहे हैं, तो जब हम लोग A-B कर रहे हैं तो सिर्फ ए में से बी के अवयव हटा रहे हैं। ए में क्या है, ABC, यहां पे BCD है, BCD है, तो ए में से बी के अवयव हटाओ तो BC हटा दो तो कितना बचेगा, ए। और जब B-A कर रहे हैं तो B में से हटाओ ए के अवयव, तो B में क्या है, BCD है, और यहां पे क्या है, AB, ABC, तो BC हटेगा तो कितना बचेगा, D। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया आपका A-B B-A। ठीक है, A-B B-A। क्लियर है बच्चे? अगला ठीक है, एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या। देखो ये सब लिखे गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे हम लोग ए लिखते हैं, ए कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2, हाँ 2 4 6 8 10 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और बी लिखना है, क्या है, एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 ऐसे करके जाएंगे ना आगे तक। तो अब इन्होंने बोला इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो ढूंढ लो भाई। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू क्या आएगी, 2 ही तो आएगी। 2 के अलावा कुछ आ सकता है, जरा देखो दोनों में कॉमन पार्ट 2 के अलावा कुछ आएगा, दोनों में 2 के अलावा कुछ आएगा, ये 2 लिखा गया है, ये 2 लिखा गया बच्चे। ठीक है, 2 के अलावा कुछ आएगा दोनों में कॉमन, एक ही नंबर तो 2 आएगा कॉमन में, बाकी कोई नंबर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये अभाज्य, सॉरी ये क्या लिखे गए हैं, 2 के मल्टीपल लिखे गए हैं। ये अगर देखा जाए तो ऑड नंबर्स लग रहे हैं ना, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर और 2 का मल्टीपल कभी कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक? तो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना आएगा, 2 आएगा। अब इन्होंने बोला ये समुच्चय ए और बी के लिए A-B इतना होगा, नहीं नहीं नहीं, देखो इन्होंने
वर्ड यूज किया है सभी समुच्चयों के लिए। जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे, जब भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ट्रू फॉल्स का, ऐसे क्वेश्चंस पूछे, तो आपको क्या करना है, दो समुच्चय लेट कर लेने हैं, मान लेना है। तो आप मान लो, माना a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 3 4 5। क्लियर है बच्चे? अब यहां से आप निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, a माइनस बी। तो a माइनस बी करोगे कितना आएगा, 3 हट जाएगा तो 1 2 बचेगा, और b माइनस a करना जरा, तो ये क्या बचेगा, 3 हट जाएगा तो 4 5 बचेगा। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, a माइनस बी माइनस ए इक्वल है, देख के बताओ। नहीं इक्वल है, तो ये नहीं इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, कभी कभी ट्रू हो जाता है। ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, हमेशा सत्य नहीं होगा, कभी कभी सही हो सकता है। ठीक है बच्चे, अगला क्या दिया गया भाई, अच्छा ठीक है ठीक है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं है बच्चे, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं दिए गए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करने हैं। ये ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको सॉल्व करके बताने हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है यू ए और बी हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जैसे ये जो डैश लगे हैं ना, डैश डैश डैश, इनका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट, इनका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या फिर इसी को बोलते हैं पूरक। जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट या फिर पूरक निकालते हैं, तो जैसे हम लोग ए डैश निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है यू में से ए को माइनस कर दो, यू में से ए को माइनस कर दो, सिंपल सा। अभी हम लोगों ने पीछे डिफरेंस देखा था, सेम वैसे। तो यू में से ए को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो यू ये बड़ा सा नंबर से लिखा गया 1 से लेके 10 तक, ए वाले नंबर से लिखे गए 1 से लेके 4 तक। तो जब हम लोग ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश यू माइनस ही कर रहे, तो यू में से ए के नंबर हटा दो, तो नंबर्स कहां तक, 4 तक हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 5 6 7 8 9 10। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है या फिर ए का पूरक समुच्चय लिख रहे हैं, तो u माइनस ए करना है आपको, सिंपल सा। सिमिलर बी का पूछा है, तो बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश u माइनस का बी, तो u में से b वाले नंबर से हटाओ, 3 6 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 2 4 5 7 8 और 10, ये। ठीक है बच्चे, सिमिलर, देखो किसी भी समुच्चय का अगर हम लोग वापस से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी होती वही वापस से आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। किसी भी समुच्चय का दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, दो बार पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वापस से वही समुच्चय आ जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा। और ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से, डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये अगर हमें निकालना है ए यूनियन बी का, हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है पूरे का, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम लोग अलग अलग भी कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग भी कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से वही यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये आपका जो दिया गया है ना, ठीक है बच्चे, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको निकालने हैं। ठीक है बच्चे, ये आपको निकालना है, ये ऑप्शंस नहीं है, ये आपको सॉल्व करने हैं।
ये आपको सॉल्व करना है। अब इन्होंने बोला है कि u इतना है तो निम्नलिखित समुच्चय का पूरक समुच्चय, जो हम लोग पीछे सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये कॉम्प्लीमेंट निकाला था a डैश, वैसे यहाँ पे भी निकालना है। तो जब हम लोग a डैश निकालेंगे तो u माइनस a करेंगे, तो u में से a के एलिमेंट्स हटा दो, तो यहाँ पे a b c हटा दो तो कितना बचेगा, d e f बचेगा। ठीक है, सिमिलर अगर हम लोग b कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो u माइनस बी करेंगे, तो यहां पे हम लोग b के एलिमेंट हटाएंगे, d e f हटा दो तो a b c बचेगा। और सिमिलर अगर हम लोग c डैश निकाल रहे हैं तो u माइनस का c डैश, u माइनस का c डैश नहीं, u माइनस c, तो ये कितना आएगा, u में से c को हटाओ, a c e हटा दो तो b d f बच जाएगा। और आखिरी वाला क्या है, d डैश, तो d डैश का मतलब u माइनस का d, तो d क्या है, a d e, तो बी सी एफ। क्लियर है बच्चे, आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ माइनस करना है, हटाना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, ये यूनियन बी ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, सिद्ध कर लेंगे हम लोग, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए और बी के एलिमेंट्स जो कॉमन आ रहे हैं उन्हीं को लिखना है। तो ए रहा 1 से लेकर 10 तक, बी है 369, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए 1 से लेकर 10 तक जब जाओगे, 1 से लेकर 10 तक जब जाओगे तो उसमें 369 आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी 369 आएगा, और यही किसकी वैल्यू है, बी की। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया ना। ठीक है बच्चे, प्रूव हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन्होंने बोला है कि हमें क्या निकालना है, u दिया गया है, a दिया गया है, b दिया गया है, तो हमें a डैश माइनस b डैश निकालना है, मतलब कि पूरक समुच्चय निकालना है। a का पूरक समुच्चय, b का पूरक समुच्चय, फिर उन दोनों को माइनस करना है, तो निकाल लेते हैं। तो पूछा किसके इक्वल होगा, पूछा किसके इक्वल होगा, तो हम लोग सबसे पहले a डैश निकालते हैं। तो a डैश कितना आएगा, u माइनस a करो, 1 से लेके 5 तक नंबर्स हटा दो तो कितने बचेंगे, 6 7 8 9 10। फिर b डैश निकालो, 1 से 1 3 5 7 9, तो क्या बच रहा है भाई, 2 4 6 8 10, यही बच रहा है। अब हमें क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश करना है, कर दो भाई a डैश माइनस बी डैश। इसमें से नंबर हटाओ, 6 हट जाएगा तो बचेगा 7, 8 हट जाएगा 9 बच जाएगा, 7 और 9 ये दो नंबर्स बच रहे हैं। तो ये दो नंबर्स कब बचेंगे, ये दो नंबर्स कब बचेंगे, आपको बस ये ढूंढना है। देखो ये दो ऑप्शन तो होने नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए और बी का कॉमन पार्ट आएगा, तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट आएगा तो वो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, कॉमन पार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ए डैश माइनस बी डैश में 1 तो है नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये कैंसिल हो गया। और इंटरसेक्शन पार्ट में दोनों की वैल्यू ऐड होंगी आपस में, तो दोनों की वैल्यू जब साथ में आएंगे तो बहुत बड़ा सेट बनाएगा, तो ए यूनियन बी नहीं होगा। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो कर लेते हैं, ए में से बी को माइनस करेंगे, तो जब भी हम लोग ए से बी को माइनस करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, ए माइनस बी करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 इसमें है नहीं, 2 इसमें है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ये वाला नंबर। तो बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए जब कर रहे हैं तो 3 भी है, 5 भी है, 7 9, 7 और 9, जी जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चे, तो आपको ये बना के ऐसे चेक करना होगा। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, ये आपको बना के चेक करना होगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये दे रखा है, बोला है किसी भी दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो जब भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे तो आपको क्या करना है, दो समुच्चय खुद से मान लेना है, दो समुच्चय आपको क्या करना है, खुद से मान लेना है, एक बस एक अवयव दोनों में कॉमन कर लेना। तो हम लोग मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 2 3, ज्यादा बड़ा मत मानना, क्योंकि ज्यादा बड़ा मानोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, जितना छोटा मानोगे उतना
समय आपका बचेगा। तो ये 3 4 5 क्लियर है बच्चे? क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला है, ए माइनस बी करना है, कर देते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करोगे क्या हटेगा, 1 2 बचेगा। और उसके बाद हम लोग जब बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी माइनस ए कर रहे हैं तो क्या आएगा, सिर्फ 3 हटेगा तो ये 4 5 बचेगा। अब जरा ढूंढो इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन ले रहे हैं क्या कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही है? दोनों का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही है? जी नहीं, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, समुच्चय, ठीक है, उसके बाद रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद क्या पढ़ा, समुच्चय के प्रकार, ठीक है, फिर समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा समुच्चय आपका रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या, संबंध और फलन। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।